नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शिक्षा के मंदिर में अब मजहबी लड़ाई हो रही। कर्नाटक में हिजाब और भगवा स्कार्फ पहनने को लेकर के महाभारत मचा हुआ। इस मजहबी लड़ाई की आग अब देश के बाकी शहरों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में जनवरी से चल रहा था विवाद, और इस विवाद में अब स्कूल सियासी अखाड़ा बन चुके हैं। उडुपी ने शुरू हुई ये हिजाब और भगवा स्कार्फ की आग कई शहरों को अपनी चपेट में ले चुकी। शिमोगा में एक स्कूल में आज हिजाब पहनी हुई लड़की को कुछ लड़कों ने घेर लिया और जय श्री राम के नारे लगवाए। ये तस्वीरें आपने देख ली कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद लगातार फैल रहा है। हिजाब पहने हुई लड़की वहां से गुजर रही है तो कुछ लड़के वहां पहुंच जाते हैं, भगवा झंडा लहराते हुए, स्कार्फ लहराते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लड़की कुछ देर तक वहां शांत रहती है और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहां से जाती हुई दिखाई पड़ी। भगवा पगड़ी पहने लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो हिजाब पहनी लड़की से अल्लाह अकबर के नारे लगाए। दोनों ही तरफ से शिक्षा के मंदिर को तालिबानी करने की कोशिश की जा रही है, तालिबान में बदलने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब और भगवा स्कार्फ पर लड़ाई तब तक चल रही है जब पूरा मामला हाईकोर्ट में। आज हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले इस घमासान हुआ। हंगामे को रोकने के पुलिस वहां पहुंची, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई कल होगी, कल 2:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा वो दिखा देते हैं आपको। हाईकोर्ट ने कहा कि हम कानून से चलेंगे, भावनाओं से नहीं चलेंगे, जो संविधान कहेगा वही करेंगे। कोर्ट ने कहा कि संविधान ही हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता है। मैंने संविधान के मुताबिक चलने की शपथ ली है, भावनाओं को अलग रखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 रद्द करके लोगों के हक आप नहीं छीन सकते। कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग अच्छे हैं, ये कमेंट किया गया कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हर हाल में हो, बचाव पक्ष की तरफ से ये वो तमाम दलील दी गई। फिलहाल कर्नाटक में सभी हाई स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर के सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं, किसका पक्ष क्या, कांग्रेस का पक्ष क्या है, ये बताते हैं आपको। कांग्रेस कहता है कि संविधान में धर्म को मानने का अधिकार है। बीजेपी कहती है कि शिक्षा व्यवस्था के चलते तालिबानीकरण करने की इजाजत आपको नहीं मिल सकती। कांग्रेस यहां कहती है कि धर्म के मुताबिक कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि इस क्लास में हिजाब की इजाजत या किसी भी धार्मिक परिधान की इजाजत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस कहती है कि हिजाब पर रोक, छात्राओं की स्कूल में एंट्री पर रोक है। तो बीजेपी कहती है कि अगर आप कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो वहां के नियमों का पालन आपको करना हो। ये वो दलीलें हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आ रही हैं। कांग्रेस कहती है कि छात्रों के मौलिक अधिकार का यह हनन है अगर उनके हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई जाती है। तो बीजेपी कहती है कि स्कूल और कॉलेज सिर्फ शिक्षा के लिए हैं, यहां पर आप धार्मिक पढ़ाई नहीं करते। कांग्रेस कहती है कि छात्राओं के मौलिक अधिकारों का हनन आपको नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी कहती है कि धर्म स्कूल कॉलेज का हिस्सा नहीं है, वहां आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए नहीं आते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं जो कि दोनों तरफ से अपने अपने राजनीतिक हितों को साधते हुए लगातार किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम आपको बताते हैं कि संविधान क्या कहता है, लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों दलों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो सुनवा देते हैं। देखिए, देश के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर
नमाज पढ़े बच्चे, हिजाब लगाए, और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया, और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये राजनीतिक बयानबाजी आपने सुनी, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि संविधान इस मामले में क्या कहता है। ये बताते हैं आपको। संविधान का अनुच्छेद 25 की धारा 1 ये कहती है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, अभ्यास करना और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार की गारंटी देता है। एक ऐसा अधिकार जो नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा ना हो। हालांकि सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य हितों के आधार पर अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। यह संविधान में लिखा गया है। ड्रेस कोड को लेकर के केरल हाईकोर्ट में अब तक 2 मामलों पर सुनवाई हो चुकी है, जिसमें एक मामला 2015 का है तो दूसरा 2016 का। और दोनों ही आदेश में कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे यह साफ कि कोर्ट ने ड्रेस कोड को मानने की बात कही। अब बताते हैं आपको, ये बताया कि संविधान क्या कहता है, और बताया कि इस मामले में जो 2 सुनवाइयां हुई हैं साल 2015 में, साल 2016 में, उसमें कोर्ट पे क्या डिसीजन दिया गया। हंगामा बढ़ा तो हंगामा बढ़ने के बाद कर्नाटक के सीएम अब कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक नियम के मुताबिक चले। कुल मिलाकर के जहां हम शिक्षा लेने जाते हैं वहां ड्रेस को लेकर के मजहबी फसाद किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह राष्ट्रवाद में आज पहला सवाल ये कि हिजाब वर्सेस भगवा स्कार्फ पर महाभारत क्यों की जा रही है, वो भी स्कूल के अंदर। सवाल यह कि शिक्षा के मंदिर को सियासी अखाड़ा क्यों बना दिया जा रहा है। सवाल यह कि स्कूलों का तालिबानीकरण कौन कर रहा है, और सवाल ये कि अभिव्यक्ति के नाम पर क्यों मजहबी डिस्काउंट की बात की जा रही है। इन तमाम सवालों को लेकर जो चर्चा करेंगे उनसे खास मेहमानों का तारुफ कराते हैं आपसे। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अवनीजय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सईदा फलक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM से। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कर्नाटक से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले एक बड़ी खबर यह कि एक दुखद और बड़ी खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में एवलांच में 7 जवान शहीद हो गए। घटनास्थल पर सभी 7 जवानों के शव बरामद किए गए। अरुणाचल के किमांग सेक्टर में एवलांच आया, और एवलांच में ये सभी जवान फंस गए थे। 2 दिन पहले यानी 6 फरवरी को बर्फीले तूफान में ये सभी जवान फंस गए थे। और ये भी दुखद घटना, हृदय विदारक घटना, ये सूचना सामने आई, जहां पर कि सभी 7 जवानों की 7 जवान हमारे बीच में नहीं रहे, सभी 7 जवानों के शव बरामद कर लिए गए। सभी 7 जवान शहीद हो गए। हमारी श्रद्धांजलि इन शहीदों को। चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम खास मेहमान हैं। सबसे पहले दीपक, मैं जानना चाहूंगा ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त क्या है कर्नाटक में। हाई स्कूल अभी कर्नाटक की सरकार ने यह तय किया है कि अगले 3 दिन के लिए सारे हाई स्कूल और कॉलेज ऑपरेट नहीं होंगे, और रजा घोषित किया गया है सरकार की तरफ से। हम देख रहे हैं बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में, सिर्फ उडुपी में नहीं जहां हम हैं, और हमने सुबह में देखा था कि यहां पर भी एक कॉलेज में बहुत हंगामा हुआ था जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, और उसके बाद कुछ छात्रों को अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि वो हिजाब पहन के आई थी। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे। और जब यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, तब इंस्टीट्यूशन में डिसीजन लिया कि सारे छात्रों को वापस भेजेंगे। फिलहाल यहाँ पर एग्ज़ाम भी चल रही थी, लेकिन कॉलेज ने समझा कि यही
बेहतर होगा कि स्टूडेंट्स वापस जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस थी। इसके अलावा बहुत सारी जगहों में हमने देखा कि एक शिवमोगा में छात्र अपने कॉलेज के कंपाउंड के अंदर स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, फ्लैग हॉइस्ट किया, सैफरन फ्लैग कॉलेज के अंदर हॉइस्ट किया, कुछ जगहों में लाठीचार्ज भी हुए। और अब जो डिसीजन हाईकोर्ट की तरफ से आएगी वो तय करेगी कि क्या होगा, क्या हिजाब अलाउड होगा क्लासरूम के अंदर, क्या ये सिचुएशन फाइनली एंड होगा कर्नाटक में। क्योंकि अब तक जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया है यूनिफॉर्म की तरफ, वो थोड़ा अनक्लियर है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एक तरफ हिजाब अब तक अलाउ किया गया था, कुछ इंस्टीट्यूशन में नहीं किया गया था। लेकिन ये ऑर्डर के बाद और प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये कंफ्यूजन अभी जारी है। अब शायद ये 3 दिनों में हाईकोर्ट की डायरेक्शन या एटलीस्ट एक इंटरिम ऑर्डर जब आ जाएगी तब क्लैरिटी आ जाएगी ये सिचुएशन में, और कॉलेजेस में क्या करना होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और शायद तब ये सिचुएशन कंट्रोल में आ पाए। जी बिल्कुल दीपक, मैं वापस लौट रहा हूँ। गौरव लगातार बात से भरे हैं। गौरव बताइए सर कि इसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं जो सामने आ रहे, पब्लिक सेंटीमेंट क्या है? देखिए, जाहिर तौर पर पब्लिक सेंटिमेंट इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि दोनों ही पक्ष अपनी बातें रखे हैं। एक ये कह रहा है कि उनको अगर इस बात की इजाजत हो कि दूसरा पक्ष दूसरे धर्म के अपने हिजाब पहन के आ सकता है तो वो अपने पहन कर आएंगे। इस तरह के विरोध लगातार जताए जा रहे हैं। और जो कर्नाटक सरकार है और खास करके जो एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने आज हाईकोर्ट में जो पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो रही है। अनंत, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि कर्नाटका हाईकोर्ट में आज सुनवाई क्या हुई। आज 2 पक्ष थे, कर्नाटका सरकार की तरफ से पक्ष थे, एडवोकेट जनरल जो है वहां पर पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि कॉलेज डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि वो अपने फैसले खुद से ले। लेकिन कामत देवदत्त जो सीनियर एडवोकेट है वहां पर पेश हुए, दूसरे पक्ष से उन्होंने कुछ बातें कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। उन्होंने कहा कि स्कार्फ इस्लामिक है, राइट टू एक्सप्रेशन के तहत हिजाब पहना जा सकता है, राइट टू प्राइवेसी एक्ट आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और साथ ही साथ पुट्टस्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि आप अपना हिजाब पहन सकते हैं। सरकार का आदेश जो है वो न्याय क्षेत्र से बाहर है। ये पक्ष रखा गया कि कर्नाटक सरकार ने जो आदेश दिया वो इसके जुरिडिक्शन से बाहर है, क्योंकि सेक्युलर होना सिर्फ एक चीज को मानना नहीं बल्कि सभी धर्म को सेंसिटिव होकर मानना है। दूसरा, कुरान के 24.31 वर्ष का जो है हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो नेक लाइन है लड़कियों की वो रिवील नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन यानी कि संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया गया। और इसके अलावा सरकार क्या नहीं कर सकती और सरकार क्या कर सकती है, इसको लेकर चर्चा। और कर्नाटका हाईकोर्ट में कल 2:30 बजे दोबारा से सुनवाई शुरू होगी। कर्नाटका हाईकोर्ट का अभी कोई आदेश नहीं आया तो ये सुनवाई चल रही है। लेकिन जब ये सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो दर्शकों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर भावुक होकर कोई फैसला नहीं लूंगा, मैं श्री भगवत गीता से ऊपर संविधान को मानता हूं, जिसकी शपथ लेकर मैं जज बना हूं, और संविधान को ध्यान में रखकर ही मैं कोई फैसला लूंगा और कोई बात रखूंगा। तो देखिए, ये एक बहुत विस्तृत चर्चा है और कोर्ट में भी जब ये भी कोई फैसला होगा तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक और नजीर देने वाला फैसला होगा। कर्नाटक सरकार लगातार ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर किसी के धार्मिक प्रैक्टिसेस को रोक नहीं सकते, वो उसका फंडामेंटल राइट है। यह भी आरोप लगाया गया कि स्कूल ने उन बच्चों को अलग लाइन में बैठाया जो कि स्कार्फ पहन के आए थे। वो कह रहे हैं कि ये कोई बुर्का नहीं है, ये स्कार्फ है जो कि इस्लामिक ड्रेस का हिस्सा। तो इस तरह के पक्ष दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं। फैसला हाईकोर्ट के ऊपर है, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्यादातर जनता है वो अच्छी है और कुछ लोग ही हैं, कुछ तत्व ही हैं जो शरारत कर रहे हैं। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहेगी, सामान्य शांति व्यवस्था बनी रहेगी। इसकी कोर्ट ने उम्मीद जताई और बहुत महत्वपूर्ण होगा कर्नाटका हाईकोर्ट कल क्या आदेश देता है अपनी अगली सुनवाई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव और दीपक आप दोनों का। अब नितेश जी, मैं सीधा आपके पास मानना चाहूंगा कि पहला कमेंट आपका क्या है, स्कूलों में धार्मिक आधार पर ड्रेस कोड रखने की परमिशन होनी चाहिए या स्कूल का यूनिफाइड ड्रेस कोड होना चाहिए? इस हिसाब से तो स्कूल में यूनिफॉर्म होनी ही नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये संविधान स्वतंत्रता देता है अपने तरीके से रहने की, कपड़े पहनने की, खाने की, पीने की स्वतंत्रता देता है ना। फिर तो कोई नियम कानून है ही नहीं ना। स्कूल का नियम कानून क्या है? अगर व्यक्ति की मौलिक अधिकार के तहत जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। लेकिन इसका हनन होने का मतलब ये नहीं है कि आप
तमाम वर्गों के बच्चे एक से यूनिफॉर्म में पहन के आए ताकि उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो जी। या तो वो जमीन पर बैठे या डेस्क पर बैठे या कुर्सी पर बैठे, सब एक बराबर होंगे। ये स्कूल ये शिक्षा देता है कि हम एक तरीके से हम सब एक समान हैं, हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं है। धर्म तो व्यक्तिगत हो है ना, अभी तक कहा जाता रहा कि धर्म तो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत है तो सार्वजनिक स्तर पर जहां पर एक, और ये भी मुझे मालूम चला है कि यूनिफॉर्म पहनने का या इस बात को मानने का कि जो भी स्कूल के कानून होंगे उस पर बॉन्ड भरा जाता है, वहां पर साइन किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, माना जाता है कि हाँ जो स्कूल के कानून होंगे, अनुशासन होगा, उसको माना जाएगा। इसलिए मैं एक बात करता हूँ, चाहे दोनों तरफ से स्कूल की एक यूनिफॉर्म अगर है तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए सभी बच्चों को, बिना किसी वर्ग के, जाति के, संप्रदाय के, धर्म के, मजहब के भेदभाव पर अलग अलग नहीं होना चाहिए, सब एक सी पहने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बात यह है कि वहां पर अगर एक व्यक्ति पहनता है तो फिर दूसरा व्यक्ति पहनता है, इसलिए ये भेदभाव हो ही ना, वर्गीकरण ही ना हो, अलग से पहचान ही ना हो। स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे की अलग से कोई पहचान नहीं है। मैं लेकिन चाहूंगा सर यहाँ पर सैयदा फलक इस मामले में अपना कमेंट जरूर दे। सैयदा, आप इस बात से सहमत हैं कि यूनिफाइड ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि बच्चों के बीच में समानता का जो भाव है वो बना रहे? देखिए, यूनिफाइड ड्रेस तो होना चाहिए, ठीक है, ड्रेस तो एक ही रहता है, लेकिन हिजाब जो है ना, ये खाली हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये हिजाब हमारे मजहब में कंपलसरी है। हिजाब कंपलसरी है हमारे मजहब में, तो हम इसे नहीं रोक सकते, हम इसे पहनने वाले हैं, और ये बात प्रूव्ड है। ऑल ऑफ अ सडन जो ये हिजाब बैन किया गया है, आखिर बीजेपी हुकूमत कितनी हद तक गिरेगी, कितना नफरत फैलाएगी? आज का जो वीडियो आप लोग अभी दिखाए आप लोग, जो लड़की बेचारी मासूम सी लड़की बुरखे में हिजाब में जा रही है, उससे पूरे हिंदू लड़की। मैं ख्याल से सैयदा आपका कनेक्शन फ्रीज हो गया है, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन शहजाद, मतलब अगर सैयदा कहती है कि भाई धर्म के लिए बहुत जरूरी है, धर्म का अभिन्न अंग है, तो क्या ये दलील इस मामले में इस पैमाने पर ठीक बैठती है कि आप हर जगह वो पहन कर जाइए, भले ही वहां का ड्रेस कोड कुछ अलग हो? आनंद जी, जब सबसे पहले मैडम का कनेक्शन ठीक हो जाएगा और वो आएगी, तो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आप जरूर लेना सबसे पहले उनसे कि अगर हिजाब इतना ही जरूरी है इस्लाम में, तो इस्लाम की कुरान की कौन सी आयत और सूरा में उसका परिभाषा दिया हुआ है? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि सूरा 24 और सूरा 33 इसमें अलग अलग आयतों में हिजाब का जिक्र है, पर जो हिजाब का जिक्र है वो कौन सा वो लिबास है वो नहीं है। हिजाब का जिक्र जो इस तरीके से किया गया है वो इस तरीके से है कि विनम्रता, गोपनीयता, आंखों की शर्म, जो मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए, दोनों के लिए है। तो हिजाब का एक पर्टिकुलर फॉर्म या डेफिनेशन नहीं है। जब मैडम आएंगी उनसे जरूर पूछना कि ये परिभाषा अगर इतना ही जरूरी है इस्लाम में कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा बिना हिजाब के, तो उसकी परिभाषा तो कुरान में होगी ना, जैसे बाकी चीजों की है कि काफिर की डेफिनेशन क्या है, इस्लाम में कौन से पिलर्स महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, ये मुझे बताइए कि हिजाब 2021 में नहीं पहनना ये तो तब तक सेकुलर था, और 2022 में जब मना कर दिया गया तो ये कॉमनल कैसे हो गया? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम्स नाउ में ये खबर चली है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, कि जब 2021 अगस्त में अंडरटेकिंग इन्होंने साइन किया कि हम लोग यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के लिए तैयार है, तो तब आप कॉलेज दिसंबर 2021 तक तो ये सारा कुछ सेकुलर था, और जनवरी 2022 में ये सारा कुछ कॉमनल कैसे हो गया? तीसरी बात, अगर ये एसेंशियल है तो केरला हाईकोर्ट 2018, मद्रास हाईकोर्ट 2006, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2015 सीबीएसई के विषय में, तीनों में भी हिजाब को एसेंशियल या अति महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। ये तीन मैंने कोर्ट के जजमेंट्स भी साइट किए हैं। तो आप किस प्रकार से अपने शरिया के कॉन्सेप्शन को दूसरों पर लागू कर देंगे? और चौथी बात ये है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड ले रही है, राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी कहती है देखिए घूंघट महिलाओं को पीछे कर देता है हिंदू महिलाओं के लिए, पर हिजाब बहुत एम्पावरिंग है मुस्लिम महिलाओं के लिए। ये बार बार कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण के मामले में वोट बैंक को चुनना और शाहबानू से शायरा बानू तक एक ऐसे व्यक्तियों के साथ वोट बैंक के लिए हार्डलाइनर्स के साथ खड़े होना। केरल में केरल की सरकार ने बैन लगाया हिजाब पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स के विषय में, एनसीसी के विषय में, तो वहां पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं?
ये प्रोटेस्ट कर्नाटका में ये हालांकि मेरा सवाल होने भी वाला था कि आर्म फोर्सेस में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या वहां पर भी यही दलील ली जाएगी कि भाई कंपलसरी है? तहसीन मुस्कुरा रहे इस मामले को लेकर। तहसीन, आपको मुस्कुराहट भले, लेकिन इस मामले को लेकर टेंशन भी बहुत ज्यादा है कि एक शैक्षणिक संस्थानों को आपने धार्मिक उन्माद का एजेंडा कैसे बना दिया, अड्डा कैसे बना दिया? सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा हमारे वीर सैनिकों को जो शहीद हुए, और ये खबर भी चली, जिनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मेरे भाई शहजाद के आर्ग्यूमेंट्स के सामने मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जहाँ तक सवाल है हिजाब का, ये बात बिल्कुल सही, कुरान में बुरखा कंपलसरी नहीं, लेकिन बाल को कवर करना हिजाब का रिवाज, अगर शहजाद कुरान की आयत 24.31 और 24.33 पढ़ ले और उसको इंटरप्रेट कर ले, इसका इंटरप्रिटेशन सब लोगों ने इसे स्वीकार किया है। और ये इंटरप्रिटेशन जो है, जब आप इस चीज को रोकते हो, इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 21, द राइट टू प्राइवेसी, जो जिस जजमेंट के लिए मैं लड़ा था, आधार को लेकर फिर वो जजमेंट आया था, राइट टू आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन है। अब शहजाद का आर्ग्यूमेंट है स्कूल के कुछ I will also talk about the reasonable restrictions mentioned in the Constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वाइज जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन मैं पहले जो प्रश्न उन्होंने उठाया, फिर मैं रीजनेबल कहता हूं, बिल्कुल मैं उस पर आऊंगा। लेकिन स्कूल के और कॉलेज के रूल्स हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल के अल्ट्रा वाइज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, कल अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल में अगर वो अपने मन में गायत्री मंत्र पढ़ रहे, या समझो अगर कोई ब्राह्मण बच्चा है वो जनेऊ पहन रहा है अपने जैकेट के नीचे, यू स्कूल कैन नॉट रिमूव हिम, दैट इज अल्ट्रा वाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक उसी तरह अगर कुछ लड़कियां स्कार्फ पहन रही है, वही स्कार्फ, मैं आपके सवाल पे आता हूं, जो जब सड़क पे चलती है कोई दिक्कत नहीं है, जो टाइम्स नाउ की स्टूडियो में आती कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और जाती कोई दिक्कत नहीं है, वो मोरालिटी का सवाल उस स्कूल के अंदर कैसे हो सकता है? अब हम आते मोरालिटी, और जो शहजाद ने बात कही कि स्कूल के रूल्स को लेकर, शहजाद ने कॉलेज के रूल्स पढ़ा ही नहीं है। भाजपा यही है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फैलाती है, वो उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज के रूल्स के अंदर लिखा हुआ है हेड स्कार्फ मैचिंग होना चाहिए आपके यूनिफॉर्म के साथ, और इसके पहले कई तस्वीरें आ चुकी है जो पहले के स्टूडेंट्स ने पहने हुए। तो अचानक से भाजपा इसको मुद्दा क्यों बना? शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ 2 मेहमान, हमारे साथ रोशनी जायसवाल भी जुड़ चुकी है कांग्रेस से, उनसे भी बात करेंगे। सैदा फलक का कनेक्शन भी ठीक हो चुका है, वापस चर्चा का हिस्सा इस वक्त है। शहजाद, देखिए, जहां तक बात है हिजाब की, उन्होंने कहा कि 24 सूरह 24 आयत 31 में जो जिक्र है, तो क्या उसमें जो हिजाब की बात ये स्टूडेंट्स कर रही हैं उसका डेफिनेशन कुरान शरीफ में है क्या? ये मैं मैडम से भी पूछना चाहता हूं। जहां तक डेफिनेशन है कुरान में, वो आंखों के हिजाब के बारे में बात की गई है, और ये धार्मिक अवधारणा नहीं है, ये सांस्कृतिक अवधारणा और व्यक्तिगत अवधारणा है। और तहसीन पुनावाला और मैडम अपनी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अवधारणा मुझ पर भी नहीं थोप सकता है। मैं मुसलमान हूं, मैं चुनाव करूंगा, मेरे लिए वो एसेंशियल है या नहीं है। अगर तहसीन पुनावाला 1300 सदी पहले रहना चाहते हैं, या मैडम 1300 साल पहले रहने चाहती है, और उनकी सांस्कृतिक अवधारणा कुछ है, तो मैं उसको क्यों लागू अपने आप पर करूंगा? आप अपनी बेटी को पहनाएंगे हिजाब? जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे बता दो, आप अपनी बेटी को पहनाएंगे? आप अपनी बेटी को बोलेंगे? पर्सनल कमेंट से बचेंगे। पर्सनल का सवाल नहीं है, वो खुद मुसलमान है, मैं उनसे क्यों नहीं पूछ सकता? मैं वो मुसलमान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और सबसे ऊपर बात यह है कि फिर तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीजें एसेंशियल मानी जा सकती है, पर जब आपने एक ड्रेस कोड के लिए एक अंडरटेकिंग साइन की है कि मैं इस यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को एक्सेप्ट करूंगा, तो बात फिर आपको वो माननी पड़ेगी, वरना हर एक व्यक्ति अपना छोटा सा कमेंट तहसील से, उसके बाद मैं चलूंगा सीधा रोशनी जी के पास। के हिसाब से ड्रेस कोड लगा देगा। मैं जवाब देना चाहता हूं। जी मैं जवाब देना चाहता हूं संक्षेप में। शहजाद ने कहा क्या मैं अपनी बेटी को हिजाब पहनाना, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्या मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। हेलो जी, थैंक यू। शहजाद ने कहा कि क्या मैं अपनी बेटी को हिजाब पहनाना चाहूंगा। शहजाद ये है ना टिपिकल भाजपा के प्रवक्ता, मर्द तय करेंगे औरतें क्या करेगी। शहजाद अपनी मम्मी को देख लो, आपकी और मेरी मम्मी सेम है, वो हिजाब नहीं पहनती, वो मुसलमान है ना, प्रैक्टिसिंग मुसलमान। पर इस्लाम में सबसे पहली चीज क्या है? फेथ। अगर उन लड़कियों का फेथ उस हिजाब में है, तो आर्टिकल 25 केरला हाई कोर्ट जजमेंट और मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट ये अधिकार उनको देता है वो स्कार्फ पहने। आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दें, अगर कोई
कोई लड़की एक स्कार्फ पहनकर सड़क पर चल रही है, किसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? वही स्कार्फ पहनते वो कॉलेज में जा रही है, वही मैचिंग स्कार्फ, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? आज आप दर्शकों को समझा दीजिए। नहीं, मेरी मम्मी ने पहनती है स्कार्फ और मेरी बेटी को क्या मैं शहजाद से जवाब उससे पहले रोशनी जायसवाल में कांग्रेस का स्टैंड इस मामले में जानना चाहूंगा। इस बात को लेकर चर्चा बहुत हावी है और इसी को लेकर टेंशन भी है कि भाई जो शैक्षणिक संस्थान है वहां के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां के जो रूल्स हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कर्नाटक की ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि न तो ये हिंदू धर्म के संस्कार है और ना ही प्रभुराम का दिखाया हुआ रास्ता। कभी भी हम सब ने ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी। हमारा देश कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है, भाई भाई की एकता को दर्शाता था आज से 2014 से पहले। लेकिन अब पिछले 7 साल से जो ये हिंदू मुस्लिम जो रोशनी जायसवाल, देखिए सीधा टॉपिक पे आइए, सीधा भूमिका नहीं, आप सीधा बताइए कि किस पक्ष के समर्थन में? कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो मुझे आत्मा को घात कर रही है कि क्या चल रहा है हमारे देश में। यहाँ मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, यहाँ मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, यहाँ मुद्दा गरीबी का होना चाहिए। स्कूलों के अंदर हिजाब पहनने पर ऐतराज होना सही है या गलत है, या फिर स्कूलों के अंदर या कॉलेज के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उन सबकी एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए? एक ही यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन जो अलग अलग धर्म है, उनकी मान्यताएं हैं, उन सब। मेरे भी स्कूल में बहुत सारी ऐसी मुस्लिम गर्ल्स थी जो स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहन के आती थी, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनकी संस्कृति सिखाती है उन्हें। वो स्कूल में आके अपना बुर्का उतारती थी। लेकिन अब ये चीजें राम राम के नारे लगा के उनको किस तरह से एक तरीके से मेंटली हरास किया गया उस लड़की को। उस लड़की ने जिस तरह से इसको टैकल किया वो काबिल। उन्मादी भीड़ ने जो किया वो सजा का हकदार है, बिल्कुल ठीक बात है। शहजाद, देखिए ये बात इस मामले में कोई दो राय नहीं हो सकती कि उस लड़की को घेर करके जिस तरीके से नारेबाजी की गई, उसको परेशान करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इस मामले में भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मेंटल अगर देखिए जी आ रहा हूं रोशनी जी मैं आपके पास। देखिए, पहले तो अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बचाव में कोई नहीं बोल रहा। पर सवाल आज यहाँ पर यह है कि धर्म के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर कोई चीज को आप जरूरी मानना शुरू कर दे और फिर सार्वजनिक जगहों पर और सार्वजनिक जैसे संस्थाएं, स्कूल जैसे स्टेट की संस्थाएं, स्कूल वगैरह, वहां पर उसको थोपना शुरू कर दे तो ये कहां पर रुकेगा सिलसिला। जैसे कि इस्लाम का कई बड़ा एक तबका है जिसके नजरिए से शरिया के हिसाब से म्यूजिक और टेलीविजन हराम है और वो एसेंशियल पार्ट मानते हैं इस्लाम का। तो कल क्या हम लोग इनके इस इंटरप्रिटेशन के हाथ चलते हुए रोशनी तहसीन जी को म्यूजिक और टीवी भी बंद कर दे इनका, क्या उसको भी थोपा जाएगा? क्या आपको राइट टू इक्वालिटी की बातें करते हैं आप? सबरीमला में ये बुद्धिजीवी क्या कहते हैं कि नहीं वहां पे उनका एसेंशियल प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं है, वहां पर राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलना चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा है कि एक दिन हिजाब नहीं पहनोगे तो आपका धर्म नहीं डिसअपियर होगा, ये उनकी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन नहीं मानेंगे, यहां पर कहेंगे कि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है धर्म का वो मान्य होगा। और तहसीन पूनावाला जी, आपने अपनी बेटी की जो बात की, ऐसा है आपकी बेटी जब बड़ी होगी तब तो वो तय करेगी, पर सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप अगर इसको कंपलसरी मानते हैं इस्लाम में तो आप अपनी बेटी को जब से वो थोड़ी सी बड़ी होगी। तहसीन पूनावाला शॉर्ट कमेंट आपको, उसके बाद में चलूंगा सईदा फलक के पास। तहसीन पूनावाला शॉर्ट कमेंट। नहीं, मैं दो चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले शहजाद भाजपा के प्रवक्ता है, वो उदाहरण कौन से देते? अगर मैं मानता हूं, इस्लाम को एक मिनट छोड़ दीजिए, कि टीवी या रेडियो या कोई चीज मेरे संस्कृति या मेरे रिलीजन के खिलाफ है तो मैं ना देखूं, मैं दूसरों को कैसे कह सकूं नहीं देखूं? ये स्कार्फ खुद पहन रहे, थोड़ी कह रहे कि दूसरे बच्चे स्कार्फ पहन रहे। ये क्या उदाहरण आकर नेशनल टीवी पे देते? भाजपा वाले व्हाट्सएप पढ़ना बंद करें। दूसरी चीज, सर मेरी बेटी जब होगी, अब तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं, आपकी भाभी प्रेग्नेंट नहीं, और दूसरी चीज आपकी मां, सुन लीजिए ना, अरे सुनो ना, महिलाओं के म्यूजिक बैंड। अरे मैं अभी जम्मू और कश्मीर से आया, सारे म्यूजिक चालू है, तो क्या बात करते हो? 2012 में फिल्म की शूटिंग हो रही थी, 2012 में फिल्म की शूटिंग के लिए। ये आप भूल गए हो क्या? ये कहां रुकेगा सर? मैं इसे बीच में बात नहीं करूंगा सर। तालिबान की, अफगानिस्तान की,
सर ये तालिबान की बात भारत में क्यों रही मेरी समझ में नहीं आ रहा। शायद भाजपा और तालिबान चचेरे भाई हो गए और तालिबान उनके मौसी हो गए, इसलिए तालिबान की बात करें। मुझे तालिबान की बात नहीं करना, मैं भारत की बात करो। और कश्मीर में मैं 2012 2013 और अभी हाल में गया, वहां पे म्यूजिक चालू है, प्लीज आप झूठ बोलना बंद कीजिए नेशनल टीवी पे। मैं बात कर दूं, आपकी मम्मी शहजाद, मेरी मम्मी, उसने कभी हिजाब नहीं पहनी, तो वो दैट डजंट मीन शी इज, दैट डज नॉट, किसी ने किसी को बैन नहीं किया। और बैन किया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? उनको काम करना चाहिए। अब तो मन की बात करना, खोखली मन की बात करना बंद करना चाहिए। हम काम पे हैं। 2012-13 में भी नहीं था, 2012-13 में भी नहीं था, 2012-13 में भी नहीं था, मैं था वहां पर। कौन सा था? मैं फिल्म की शूटिंग के लिए गया था। कौन सा बैन हुआ था बताइए मुझे। पता ही नहीं है। फिर प्रकाश नाम का विमेंस बैंड हुआ था, उसको उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था ग्रैंड मुफ्ती के द्वारा। ये फैक्ट है, उनको परफॉर्म नहीं करने दिया गया था इतने वर्षों तक। अरे मेरे भाई, तो अगर स्टेट, जानकारी, अरे मेरे भाई, अगर किसी, अरे तो शूटिंग कैसे हो रही थी? और दूसरी बात, अगर किसी को बैन किया गया किसी इंडिविजुअल द्वारा तो गलत है, उनको कोर्ट करना चाहिए। तो हिजाब पहनने और ना पहनने देने के विवाद के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। सबसे पहले सुनवा देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर क्या कहा। मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना और मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाह रहे हैं ना। अवनीश अवस्थी जी, मुझे जरा सार समझाइए असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण का। संसद के अंदर की बात कर रहे हैं, कौन सा वहां पर ड्रेस कोड लागू है? किससे सवाल किससे है अनंत? अवनीश जी, आप ही से सवाल मेरा है। मुझसे सवाल है? जी जी जी। अनंत, अगर मुझसे सवाल है, बड़ी साफ सी बात है। मैं पहले रोशनी जी की बात का जवाब दे दूं। 2014 से पहले कृपा करके, आपको अगर नहीं नजर आता, मैं स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूं। 1984 में, जिसमें आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहा ना, 12,000 सिखों का नरसंहार किया गया और एक व्यक्ति गोली से नहीं मरा, दंगे करने वाला गले में टायर डाल करके जिंदा जला दिया गया। इसी हिंदुस्तान में, इसी भारतवर्ष में धर्म के आधार पर कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की वैली से, कश्मीर वैली से 5 लाख हिंदू परिवारों को निकाला गया। आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी को दिक्कत नहीं हुई। 2014 से पहले हिंदुस्तान बहुत ही खुशहाल था, निकाल दिए गए, कुछ बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है आनंद जी, एक बात मैं आपको साफ बताऊं कि सानिया मिर्जा की स्कर्ट के ऊपर भी इन्होंने इसी तरीके के सवाल उठाए थे ना। अरे जब वो अपने धर्म का कोई आयोजन में जाएंगी तो वो हिजाब भी पहन सकती हैं, लेकिन जब वो टेनिस के कोर्ट पर जाएंगी तो टेनिस की यूनिफॉर्म उसका इस्तेमाल करेंगी कि नहीं करेंगी? आप अपने व्यक्तिगत रूप में धर्म का जहां भी इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन जब आपको मालूम है कि फोटो खिंचाना अगर गुनाह है तो लाइसेंस बनवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए आप कहां जाते हैं? फिर उस समय हिजाब नहीं रहता, उस समय तो चेहरा दिखाई देता है, उस समय तो चेहरे से हटाना पड़ता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि बात असली में ये है कि लावण्या का मुद्दा जिस तरीके से उठा, उस लावण्या के मुद्दे को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए लॉबी जो है अचानक जो है सक्रिय हो जाती है इस तरीके की बातों में, ताकि लावण्या का मुद्दा जो है वो नेपथ्य में चला जाए, इधर चला जाए। और रोशनी जैसी कहती है 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में कभी कोई दंगा हुआ ही नहीं। 55,000 दंगे हुए हैं, हाशिमपुरा हुआ है, भिवंडी हुआ है, मलियाना हुआ, मेरठ हुआ, अलीगढ़ हुआ, और आप कहें तो मैं 55,000 दंगों की बता सकता हूं किसमें कितने लोग मारे गए हैं। और सिखों का नरसंहार तो प्रोग्राम ऐसा हुआ वो कि एक ही संप्रदाय के लोग मारे गए और सरेआम मारे गए, और एक व्यक्ति के खिलाफ भी कोई एफआईआर नहीं हुई।
कोई पकड़ा नहीं गया। ये अभी 2014 के बाद पकड़ेगा। हाँ, ये जरूर परिवर्तन हुआ कि 2014। लेकिन मुझे बताइए ना सर कि वो फिर लॉबी, आप कह रहे हैं कि लॉबी एक्टिव हो गई, उस लॉबी का फिर मोटिव क्या है? सामाजिक उन्माद भड़काना? लॉबी का मोटिव सबसे बड़ी बात है। आप एक बात आइए अनंत जी, स्कूल में जहां पे सब बराबर होते हैं वहां तो अपने धर्म का हिसाब किताब से स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन मंदिर इज नॉट एक्टिविज्म का नहीं है जगह। मंदिर श्रद्धा का है। श्रद्धा हमारी है तो मैं जाऊंगा, मैं एक्टिविज्म के लिए मंदिर नहीं जाता। मंदिर के नियमों को पालन करना, वहां पे शबरीमला, वहां पर उल्टा दिखाई देता है। वहां पर बराबरी होनी चाहिए और यहाँ पर बराबरी नहीं होनी चाहिए। कमाल की बात है। सैयद फलक, मुझे बताइए जरा, इस चर्चा के दौरान सवाल भी पूछा गया, सवाल था शहजाद पूनावाला का कि भाई आप ये बता दीजिए, आप कहते हैं कि एसेंशियल पार्ट है, तो इस्लाम में कहां ये लिखा गया है कि हिजाब की परिभाषा क्या है हिजाब की और एसेंशियल पार्ट है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होना, स्कूल ड्रेस में, स्कूल कोड में बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस्लाम में हिजाब, सिखों के पास पगड़ी पहनना कंपलसरी है। तो मैं शहजाद से ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर हिजाब को बैन किया जा रहा है, क्या वो तिलक, बिंदी, पगड़ी सबको बैन करेंगे? भाई सैफरन शॉल्स तो हटा ही दो, वो तो एक अलग चीज है। तिलक और बिंदी, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपलसरी है भी नहीं। हिंदुइज्म में वो कंपलसरी है भी नहीं, उस पे बैन लगेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रही कि पगड़ी को भी बैन कर दो हिजाब के साथ। हिजाब बैन करना भी बहुत गलत है, पगड़ी बैन करना भी बहुत गलत है। और ये रिलीजियस आइडेंटिटी शहजाद का सवाल था, सैयद फलक शहजाद का सवाल था कि उनको बता दीजिए कि भाई हिजाब को कहां परिभाषित किया गया है, हिजाब क्या है, उसको कहां परिभाषित किया गया है? इस्लाम में ये कमांड किया जाता है, इस्लाम में ये कमांड दिया गया है कि औरतों को मॉडेस्टली ड्रेस होना चाहिए और अपना चेस्ट और हर चीज कवर करना चाहिए। और शहजाद अगर ये मानते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म ऐसी, मुझे बता दीजिए सैयद फलक, आप ही के सवाल में ले रहा हूं, आपने कहा कि लिखा गया कि महिलाओं को मॉडेस्टली ड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी कौन सी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है जिसमें कि मॉडेस्टी का उल्लंघन किया जाता है भाई? लेकिन हिजाब इस्लाम में जरूरी है। अगर शहजाद बोलते हैं वो नहीं है तो उनको इस्लाम, मुझे बताइए ना कि स्कूल की यूनिफॉर्म में मॉडेस्टी का कहां उल्लंघन किया जाता है? करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। सैयद फलक जी, आप कह रहे हैं कि भाई हिजाब पहनना जरूरी है, आपने कहा कि मॉडेस्टी से जितनी महिलाएं हैं, जो लड़कियां, वो ड्रेस्ड हों। कौन सी स्कूल की यूनिफॉर्म में मॉडेस्टी का उल्लंघन किया जाता है, बताइए जरा। मॉडेस्टी का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम में है कि फेस छोड़ के हर चीज कवर होना चाहिए और ये रिस्ट छोड़ के हर चीज कवर होना चाहिए। वो चीज है इस्लाम में जो शहजाद को पता नहीं है। तो यानी जो महिलाएं हिजाब चूज नहीं करती, अगर वो नहीं पहनती, वो इस्लाम के खिलाफ है? तरीके से नहीं पता। इस्लाम भाई वो अपनी चॉइस है कि वो पूरी तरीके से अपना रिलीजन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। मैं मुझे बताइए, अगर आपने कहा कि इस्लाम में ये चीज कंपलसरी है, यानी कि जो ऐसा नहीं कर रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है, वो धर्म के विपरीत काम कर रहा है, क्या ऐसा है? सुनिए, खिलाफ की बात नहीं है, वो उनके ऊपर है कि वो पूरी तरीके से इस्लाम को, अपने मजहब को, अपने आप को डेडिकेट। ठीक है, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा तहसीन के पास। शहजाद, देखिए, हम दोनों चीजों को मिक्स ना करें। जहां तक सिखों का सवाल है तो सिखों में बड़ा क्लियर है कि केश, किरपान, ये उनके एसेंशियल्स है। ठीक उसी तरह अगर इस्लाम की अगर आप एसेंशियल्स की बात करो तो इस्लाम के एसेंशियल्स भी सलात है, शहादा है, ज़कात है, सौम है, फास्टिंग जिसको कहते हैं, ये और हज है। ये 5 एसेंशियल्स इस्लाम के माने गए हैं। अब मैं बार बार मेरी बहन से पूछ रहा हूं कि अगर इस्लाम का इतना ही एसेंशियल पार्ट है तो हिजाब का डेफिनेशन कुरान शरीफ में कहां पे, वो मुझे सूरा और आयत बता दे, नहीं बता पाएंगी। और अगर इतना ही एसेंशियल है, एक और बात मैं अपनी बहन से बोलूंगा, मेरी बहन केरला की मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, ध्यान से सुनना, या अवनी जेश को गाली मत देना, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी ने, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने 150 अपने इंस्टीट्यूशन में हिजाब पर पाबंदी लगा दी। कहां था आपका आक्रोश? केरला की सरकार ने वहां पे स्टूडेंट कैडेट पुलिस जो एनसीसी का हिस्सा है, सरकार ने बोला हिजाब कंपलसरी, हिजाब वहां पे नहीं लगाया जा सकता, हिजाब नहीं कर सकती आप। कहां पे आपका आक्रोश? अगर ये इतना ही एसेंशियल था तो केरल में आपका आक्रोश चयनात्मक रूप से गायब कहां हो गया, ये जरा बताइए। और सिखों के केस के साथ इसकी कंपैरिजन कतई ना करें, वो उनका एसेंशियल हिस्सा, ये हमारा एसेंशियल नहीं है। आप मुझे ये बोलिए, पार्लियामेंट में
जी। सॉरी असेंबली में एक बिल्कुल, लेकिन सैदा फलक मुझे आपको माफी के साथ यहाँ रोकना पड़ेगा, इस वक्त सीधा करेंगे रुख उत्तर प्रदेश का, जहां यूपी की जनता से पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।